जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बच्चा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हो, 11th में पढ़ रहा हो या किसी अदर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उनके लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूनिट एंड मेजरमेंट। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था फिजिकल वर्ड के बारे में। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होती है, फंडामेंटल ऑफ फोर्स इन नेचर, ऐसे तमाम टॉपिक पे मैं डिस्कस किया था गाइस। आज के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा यूनिट एंड मेजरमेंट को बहुत ही आसान सरल भाषा में गाइस। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए बेटा। टॉपिक क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, हिंदी में बोलते हैं इकाई। एंड का मतलब होता है और, मेजरमेंट मतलब मापन। आइए इनको समझने की कोशिश करिए आप लोग। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना और किसी अदर क्वांटिटी के साथ तुलना करना, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यानी किसी भौतिक राशि को मापना और किसी दूसरे राशि के साथ तुलना करना यूनिट एंड मेजरमेंट कहलाता है। तो इन शॉर्ट आप लिख लेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? मेजरमेंट एंड कंपैरिजन विद अदर क्वांटिटी, दूसरे राशि के साथ तुलना करना मेजरमेंट एंड यूनिट कहलाता है। अब आइए समझते हैं व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? कल के लेक्चर में मैंने एक लाइन आपको सिखाया था, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। प्रकृति के बारे में पढ़ना, समझना, जानना, इनके नियमों को पढ़ना, यही हमारा फिजिक्स है। क्या बेटा? फिजिक्स है। ओके, तो यहाँ पे इन शॉर्ट इसको भी लिख लेंगे, फिजिक्स। फिजिक्स डिस्क्राइब द लॉ ऑफ नेचर। फिजिक्स जो है नेचर को डिस्क्राइब करता है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। अब आगे की टॉपिक मैं एक मोटिवेशनल क्विट्स के साथ स्टार्ट करता हूं बेटा। मुश्किलों से कह दो थोड़ा और कठिन हो जाए, मुश्किलों से कह दो थोड़ा और कठिन हो जाए, चुनौतियों से कह दो थोड़ा और बड़ा हो जाए, चुनौतियों से कह दो थोड़ा और बड़ा हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां से थोड़ा और ऊपर हो जाए। चलिए आगे की टॉपिक स्टार्ट करता हूं बेटा। आप देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है बेटा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को मापने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड इकाई की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो यहां पे आप लिख लेंगे टू मेजर a physical quantity, to measure a physical quantity we need some standard unit of that quantity, देखिए क्या लिखा बेटा? टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ओके, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एन एलिफेंट इज हैवियर देन गोट, यानी जो हाथी है बकरी से बहुत भारी है। अब इससे क्या समझ में आया कितना बड़ा है? हमें कुछ आइडिया नहीं है। अब ऐसे एक बात ये होगी कि जैसे मैं आपको बोलूँ बेटा आप मार्केट चले जाइए, आप 5 kg शुगर ले यानी चीनी ले, तो जब आप जाएंगे दुकानदार से क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू 5 शुगर। क्या 5 शुगर? अब यहाँ अब आपको ये नहीं पता कि कितना चाहिए, ग्राम में चाहिए, केजी में चाहिए या नंबर में चाहिए, कोई भी आइडिया नहीं है। तो कोई मीनिंगलेस है। क्या बेटा? मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो ऐसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे एन एलिफेंट इज heavier than goat. An elephant is heavier than goat, but exactly how many times? But exactly
हाउ मेनी टाइम्स। ओके, यहाँ पे एक मैं बात बोल रहा हूँ कि जो हाथी है वो बकरी से बहुत हैवी है, बट एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना, कोई आइडिया नहीं है बेटा। लेकिन इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कि वेट ऑफ, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, वेट ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट मान लेता हूँ ये है 200 टाइम्स ऑफ यूनिट मास। ऐसे मैं यहाँ पे ये कंसीडर कर ले रहा हूँ वेट ऑफ गोट। मैं गोट की जो वेट है उसको मान ले रहा हूँ बेटा 20 टाइम्स ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास का कितना बेटा 20 टाइम्स। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं हाथी और बकरी की। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ऐसे ही लिया ना, ये सपोज करिए ये आपका हाथी है, ठीक, क्या बेटा, ये हाथी है। हाथी की वेट कितना है 20 टाइम्स ऑफ यूनिट मास, जो भी मास होगा उसका कितना है 20 टाइम्स है। ऐसे एक गोट है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये गोट है, मान लेते हैं ये गोट का सींग हो गया, ये पैर हो गया, ये मुंह हो गया, मान लीजिए गोट कितना 20 टाइम्स ऑफ यूनिट मास। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो हाथी है वो कितना गुना बेटा 10 टाइम्स ऑफ गोट। क्या है 10 टाइम्स ऑफ गोट, यानी एलिफेंट इज 10 टाइम्स हैवियर देन गोट। आई थिंक आपको इतनी बात तो समझ में आई होगी कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे देखिए डाउट कैसे हो रहा है कि एक हाथी है वो बकरी से बहुत हैवी है, बट ये आइडिया नहीं कि कितना गुना है। तो मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश किया कि मान लेते हैं तो एलिफेंट की वेट है वो 200 टाइम्स ऑफ यूनिट मास, गोट का जो वेट है 20 टाइम्स ऑफ यूनिट मास। अब इन दोनों में तुलना किया जा सकता है आसानी से, कितना गुना होगा, एलिफेंट का जो वेट है 10 टाइम्स ऑफ गोट, कितना गुना 10 टाइम्स ऑफ गोट। बात समझ में आ गई। दूसरी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज करिए ये ए है पॉइंट और ये क्या है बेटा बी पॉइंट से। सपोज करिए इनके बीच की जो लेंथ है वो 5 टाइम्स ऑफ यूनिट लेंथ। मान लीजिए यूनिट लेंथ का कितना टाइम्स है बेटा 5 टाइम्स, सॉरी कितना टाइम्स है बेटा 5 टाइम्स। अब ए और बी के बीच हम लोग जाने चाहें सॉरी ए और बी बीच की जो डिस्टेंस है 5 टाइम्स ऑफ यूनिट लेंथ का 5 गुना। अब इस डिस्टेंस को हम चाहे पैदल जाके कवर करें, रिक्शा से जाके कवर करें, बाई बस से जाएं, तो एग्जैक्टली सब बराबर ही होगा ना भाई। यस डेफिनेटली। तो यहाँ पे किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की और एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ रही। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो नोट करिएगा आप लोग। आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की और एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ रही। उसी को तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी सपोज करिए इसको हमने किससे लिखा बेटा क्यू। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली डिफाइन होगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट। क्या लिखेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। मैग्नीट्यूड को हम लोग बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोल सकते हैं बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू। और बाकी ये तो रहेगा ही क्या चीज यूनिट। ओके
अब देखिए किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन होने के लिए ये दोनों चीज होना जरूरी है। अगर इनमें से कुछ भी गायब हो गया तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए सपोज करिए इसको हमने किससे लिखा बेटा, Q से, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड को N से लिख दिया और यूनिट को U से लिखा। इनका प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा बेटा। मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, नियत, यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट। ओके, यानी NU इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब एक चीज सुनिएगा, कभी भी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो दैट मीन्स अगर उनमें से एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। अगर एक घट रहा तो दूसरा बढ़ रहा, वो घट रहा तो दूसरा बढ़ रहा, राइट। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगी डायमेंशनल एनालिसिस में। ओके, तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। बट इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, N डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/U, N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/U। अब आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तभी डिफाइन है, परिभाषित है, जब उसके साथ मैग्नीट्यूड भी हो एंड यूनिट भी हो। उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, कुछ ऐसे अपने पाए जाते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कुछ एग्जांपल जैसे हैप्पीनेस, मैं बहुत खुश हूँ, यूनिट एंड मेजरमेंट को पढ़ा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा बेटा। तो इसमें आप पूछोगे सर कितना मज़ा आ रहा, 1 किलो ही 1 लीटर, कुछ क्वांटिटी मेजर कर सकते हो, राइट। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। हैप्पीनेस जो एक्सप्रेशन को शो करे, राइट, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी वही है जैसे लेंथ हो गया, उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, मास हो गया उसे मेजर कर सकते हैं। ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, आइए एग्जांपल समझिए। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। आई ट्रेवल डिस्टेंस 5 किलोमीटर, मैंने 5 किलोमीटर दूरी तय किया। तो ये तो फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है, समझ में आ रहा है फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज ये जो 5 है इसके साथ ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। बगल में यूनिट, यूनिट में हमने यानी किलोमीटर में हमने मापा है इसको, तो ये तो फिजिकल क्वांटिटी है। अगर इनमें से मैं कुछ गायब कर लूँ, सपोज करिए किलोमीटर, आई ट्रेवल 5, क्या 5, व्हाट 5, मीटर, सेंटीमीटर, फीट या किस में नापे हो आप, कोई कुछ पता चला, नहीं पता चला, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन अगर इसके बगल में मैं लिख दूं किलोमीटर तो हाँ बेसिकली समझ में आ रहा, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे सपोज करें मैं बोलूं मेरी हाइट कितनी है सर, 5, क्या 5 किलो फीट में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किस में है। अगर मैं बोलूं माई हाइट इज 5 फीट तो समझ में आ रहा 5 फीट है, एक्चुअल में 5 फीट है। तो फिजिकल क्वांटिटी की बेसिकली ऐसे ही होते हैं, यूनिट भी होना चाहिए और साथ ही साथ न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए। ओके गाइस, ठीक। अब मैंने एक चीज़ ये बताया कि इनका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी एन मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट का। अब आपको पता होगा 5 इंटू 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बेटा, 1000 मीटर, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 5000 मीटर। अभी भी देखिए किलोमीटर थोड़ा बिगर यूनिट होती है, मीटर उससे छोटी होती है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको छोटा किया तो ये चीज़ बड़ी हो गई। ध्यान से सुनिएगा, देखो यूनिट को छोटा करते जा रहा हूँ, किलोमीटर से मीटर की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो अब मैग्नीट्यूड देखिए 5 से बढ़ के 5000 हो गया, 5000 हो गए बेटा। लेकिन आप किसी से बोलो मैं 5 किलोमीटर ट्रेवल किया हूँ, या किसी से बोलिए मैं 5000 मीटर ट्रेवल किया हूँ, बात एग्जैक्टली बोथ आर सेम, दो के दोनों क्या है, सेम ही है बेटा। ठीक, आगे मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 5000 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 2 जीरो और बढ़ा दो इसके साथ, आई ट्रेवल 5 लाख सेंटीमीटर। वो तो पहले ही है, पहले अगर आप बोले 5 किलोमीटर मैं चलाऊं, 5000 मीटर चलाऊं या 5 लाख सेंटीमीटर चलाऊं, दीज आर सेम, ये सब के सब क्या है बेटा, सेम ही है। ओके,
ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो यूनिट छोटा होता जा रहा है, ये चीज़ छोटी होती जा रही है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आपके, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आपके, ये देखिए ये 5 से बढ़ के 5000 हो गया, 5 लाख हो गया, ये चीज़ बढ़ती जा रही है, लेकिन ये चीज़ आपके क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, ये सब छोटे होते जा रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया? यस। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हु डिसाइड यूनिट, किसने डिसाइड किया यार, समझ पा रहे हैं? आइए समझते हैं। अब हमें यूनिट को डिसाइड करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा बेटा, कि जो हमारा यूनिट है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी जो यूनिट है अपने एरिया में सिर्फ एक्सेप्टेड है, बाकी मैं अदर एरिया में जाता हूँ वहाँ अमान्य है, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे, तो ऐसे यूनिट का क्या फ़ायदा बेटा। तो यूनिट का ये ख्याल रखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेड होना चाहिए। ओके, आइए समझते हैं। यहाँ हेडिंग डालेंगे आप लोग, हु डिसाइड यूनिट, डिसाइड किसने किया। अब देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको लिखता हूँ बेटा, तो ये पॉइंट आप लोग भी लिख लीजिएगा। इट शुड हैव इंटरनेशनल एक्सेप्टेड, इट शुड हैव इंटरनेशनल एक्सेप्टेड, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए बेटा, ऐसा यूनिट हम लोग को चूज करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अपने हिसाब से कोई यूनिट चूज कर लेंगे, हम अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। अब हम आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। जैसे मैं इसका मास सपोज करिए मान रहा हूँ केजी में, आप इसका मास मान रहे हो, किसी अदर क्वांटिटी कुछ भी अदर मान ले रहे हो, तो हम एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ, ऐसे बहुत सारी डिफिकल्टीज आने लगी। तो एक कमेटी बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं CGPM। क्या बोलते हैं बेटा? CGPM, कि हम आपस में हर एक दूसरे की बात को शेयर कर सके। तो ऐसे एक कमेटी बनाई गई, उसका नाम क्या है बेटा? CGPM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन बेट, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन बेट एंड मेजर्स। ओके, तो CGPM को हम लोग एक्सप्लेन जब करते हैं तो क्या लिखते हैं फुल लेंथ में? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। अब इसी चीज़ को धीरे धीरे एक्सपेंड किया गया। 1917 में इसका नाम बदल करके बोल दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। 1971 में इस चीज़ का नाम बदला गया बेटा। क्या बोला गया? 1971 में। ओके, 1971 में इसका नाम बोला गया इंटरनेशनल। इन 1971 में नाम बदल दिया गया बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इन शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं SI यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा? SI यूनिट। अब एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं वही, आप अमेरिका में चले जाइए, लंदन में चले जाइए, हर एक जगह सेम क्वांटिटी में मेजर की जाएगी, सेम यूनिट में मेजर की जाएगी। उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यानी SI यूनिट। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक, आप एक लिख लीजिएगा MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, M मतलब हो गया बेटा मीटर। क्या हो गया? मीटर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में मीटर। K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। यानी हम 3 फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर कर लेते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। तो उसको इस क्वांटिटी में क्या नाम देंगे? जैसे सपोज करिए लेंथ, लेंथ को क्या लिखेंगे बेटा? मीटर। मास, मास होगा तो इसको क्या लिखा जाएगा? किलोग्राम।
बोर तो नहीं होना चाहिए आपको बेटा, मज़ा आ रहा होगा। हाँ बेसिक चीज़ें है, आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते आए हो, 11 में भी वही चीज़ पढ़ रहे हो, क्योंकि यूनिट एक ऐसा टॉपिक है कहीं पे भी हमें ज़रूरत पड़ती है, कन्वर्जन की नीड पड़ जाती है, तो इसको आना हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी होता है गाइस, ठीक। तो इंटरेस्ट आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, पढ़ना तो है ही है इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे भी बात करिए हम लोग टाइम। टाइम को क्या लिखते हैं बेटा, सेकेंड। क्या लिखेंगे, सेकेंड। सिंबल की बात करें तो स्मॉल m लिखा जाता है, इसको kg लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो बेटा, s लिखा जाता है, ओके। अब देखिए दूसरा क्या होता है, CGS सिस्टम। क्या होता है, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, और S फॉर सेकेंड। अब यहाँ पे इस सिस्टम में क्या हुआ, लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, यानी जो लेंथ है बेटा उसको हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर, और मास को ग्राम में, मास को हम लोग लिखेंगे ग्राम में, टाइम को लिखेंगे सेकेंड में। किस में लिखेंगे बेटा, सेकेंड में। यूनिट cm लिखा जाए, मतलब सिंबल लिखा जाएगा cm, ग्राम को g लिख देते हैं ओनली, या gm भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और इसको क्या लिखेंगे बेटा, s लिखेंगे। ये दूसरा हमारा सिस्टम हो गया। तीसरा होता है FPS सिस्टम, FPS। क्या लिखेंगे बेटा, FPS, तीसरा FPS सिस्टम। F को बोलते हैं फुट, P से पाउंड, और S से क्या होता है, सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड, यानी लेंथ जो होगा इस सिस्टम में नापा जाएगा फुट में। किस में बेटा, फुट में। मास को पाउंड, मास का यूनिट क्या लिखेंगे बेटा, पाउंड, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड। शॉर्ट में लिख सकते हो, मतलब सिंबल FT, पाउंड को PD और सेकेंड को S लिख सकते हैं। तो बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये 3 होते हैं मेन। क्या होते हैं, MKS, CGS एंड FPS। अब एक और मोटिवेशनल क्यूट्स मैं बीच में आपको सुना दे रहा हूँ। खोल दो पंख मेरे, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। मंजिल नहीं है जमी मेरी, पूरा आसमान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, कहता परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। राइट, आगे देखिएगा। अभी देखिए इसके बाद हम लोग क्या किए, इंटरनेशनल यानी SI सिस्टम को अलग फर्दर डिवाइड किया गया। जैसे एक होता फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होता डेराइव्ड क्वांटिटी। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसी को बोला जाता है बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल राशियां। क्या बोलेंगे बेटा, मूल राशियां। मूल राशियां काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस क्वांटिटी है। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, या ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ बेटा। द फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्या लिखेंगे बेटा, द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द फंडामेंटल quantities should be independent to each other quantities and all other quantities express in term of
फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए बेटा यहाँ पे मैंने लिखा द फंडामेंटल क्वांटिटी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर क्वांटिटी, यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो सिर्फ खुद पे निर्भर करती है, किसी अदर क्वांटिटी पे नहीं निर्भर करते। जैसे देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट इन नेचर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, यानी अपने यूनिवर्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, बट सम फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी, ओनली डिपेंड्स इटसेल्फ। कुछ ऐसे क्वांटिटी है जो किसी अदर क्वांटिटी पे निर्भर ही नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद पे निर्भर करते हैं, यानी उनको और स्प्लिट नहीं किया जा सकता और छोटा नहीं किया जा सकता, उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे आपको पता होगा ABCD के जो अक्षर है अल्फ़ाबेट यानी ABCD, तो उनमें कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं। इनको फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, इससे छोटा नहीं किया जा सकता है, वो सबसे स्मॉल वर्ड है बेटा ABC, राइट। तो ऐसे अपने जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं वो केवल कितने होते हैं बेटा? 7 होते हैं, उनको फर्दर स्प्लिट नहीं किया जा सकता। तो मैंने यहाँ पे लिखा द फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर क्वांटिटी। आगे भी मैंने लिखा एंड ऑल अदर क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो बाकी बचे हुए क्वांटिटी हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, समझ पा रहे हैं, यानी डिफाइन किए जाते हैं। इनको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटी। आइए समझते हैं। नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज ओनली 7। कितने होते हैं बेटा? 7। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है केवल और केवल 7 होते हैं, 7 होते हैं। आइए मैं 7 को लिख के दिखाता हूं बेटा क्या क्या होते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्वांटिटीज, ओके। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेटा यूनिट, यहाँ पे सिंबल। नंबर 1 लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। देखिए लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो कितने हो गए बेटा? 7 हो गए होंगे आपके। देखिए लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, ठीक। इनका यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है बेटा मीटर। क्या होता है? मीटर। मास का हम लोग लिखते हैं बेटा किलोग्राम। टाइम को लिखा जाता है सेकेंड। टाइम को क्या लिखते हैं? सेकेंड लिखते हैं। टेम्परेचर को केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखा जाता है बाबू मोल। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, ओके। सिंबल देखिए, इसको स्मॉल m से लिखते हैं, केजी को इसको मतलब केजी से लिखा जाता है, सेकेंड को s से लिखते हैं, केल्विन को कैपिटल A से, एम्पियर को कैपिटल A से, मोल को MOL लिखा जाता है। यहाँ से E को हटा दिया जाता है। E को क्या होता है? हटा देते हैं बेटा, एलिमिनेट कर देते हैं। और कैंडेला को लिखा जाता है CD। क्या लिखते हैं बेटा? CD। आप देखिए यूनिट ऑलवेज रिटेन इन स्मॉल लेटर, हमेशा यूनिट को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। बट अगर किसी पर्टिकुलर नाम से स्टार्ट हो रहा है, किसी बंदे के नाम से स्टार्ट हो रहा है, साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट हो रहा है, तो उनका जो पहला लेटर है ऑलवेज इन कैपिटल लेटर में होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका, राइट। यानी यूनिट हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। अगर नाम से स्टार्ट हो रहा तो उसे कैपिटल लेटर से पहला लेटर हम दे देंगे। और यूनिट हमेशा इन सिंगुलर फॉर्म में होता है, प्लूरल नहीं हो सकता। जैसे मीटर्स, जैसे यहाँ पे दिखेगा
मैं क्या लिखा हूं, मीटर। अगर मैं मीटर्स लिखता तो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक, मीटर्स नहीं हो सकता। क्या लिखा जाएगा, मीटर, यानी यूनिट ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म में। कैसा होगा बेटा, सिंगुलर फॉर्म में हमारा यूनिट होगा। अब इनके अलावा भी दो और यूनिट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री। तो इसको नोट कर लो आप अच्छे से, यहां पे मैं समझा दे रहा हूं। सप्लीमेंट्री यूनिट, ये बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को मेजरमेंट बता रहा है। ये देयर आर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल थीटा से लिखा जाता है। प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे सपोज करिए एक पार्टिकल है, यहाँ पे समझिएगा एक पार्टिकल है, ये सर्कल है, ठीक, ये कोई पार्टिकल है, ए से कहाँ चला बेटा, बी तक चला, और इसका रेडियस आर है, ये कितना घूम रहा है बेटा, थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल डिफाइन है प्लेन एंगल, क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहाँ पे बनेगा ए बी, और रेडियस क्या लिखा जाएगा बेटा, आर, ए बी अपॉन आर हो जाएगा, ठीक। यूनिट लिखा जाएगा रेडियन, यूनिट क्या लिखेंगे, रेडियन, और इन शॉर्ट में लिखा जाएगा आर डी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा, आर डी, सिंबल जो देंगे हम लोग क्या देंगे, आर डी। दूसरा होता हमारा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ये होता ओमेगा। सॉलिड एंगल की डिफिनीशन क्या होती है, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, यानी एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यानी डी ए अपॉन आर का स्क्वायर। इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। यूनिट क्या होगा बेटा, स्टे रेडियन। सिंबल एस आर लिखा जाएगा। क्या लिखते हैं बेटा, एस आर। अब देखो स्टे रेडियन कैसे बनता है, जैसे सपोज करो ये कोन है, क्या बेटा, कोन, ए ऐसा कोन मान लिया, और इसका रेडियस कितना, आर। तो ये जो एंगल सबटेंस कर रहा है, ये एंगल जो कोन हमारा, ये ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ये चारों तरफ ऐसे, तो ये जो एंगल सबटेंस करता है इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। जैसे हमारे आंख से अभी देखिए एरिया ऑफ विजन, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं उसका एरिया ऑफ विजन बढ़ता जा रहा है, तो ये जो एंगल सबटेंस कर रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। जैसे मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आपको पता होगा साउंड क्या हो रहा है, फैलता जा रहा होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है, राइट, कंटिन्यूसली। तो जो इसका एरिया सर्कल ऑफ विजन जो है बढ़ता जा रहा है, दैट इज सॉलिड एंगल। क्या होता है बेटा, सॉलिड एंगल। बट आगे हम लोग इसको तो पढ़ेंगे ही, डीप एंड डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे डिफिनीशन समझ लीजिए। सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यानी छोटा डी ए लिखा जाता है, डी मतलब स्मॉल चेंज इन एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यूनिट क्या लिखेंगे, स्टे रेडियन, एस आर से लिखा जाएगा, राइट। अब देखिए कुछ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट की, कुछ टर्म याद रखिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा बेटा, ठीक। स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट, क्या लिखेंगे बेटा, स्टैंडर्ड्स ऑफ एसआई क्वांटिटीज, स्टैंडर्ड ऑफ एसआई क्वांटिटीज। देखिए यहाँ पे हेडिंग मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड ऑफ एसआई क्वांटिटीज। क्या मतलब है इनका, कहने का मतलब ये है हम जो यूनिट को सिलेक्ट करेंगे, समझ पा रहे, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, सभी के द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए, इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, और समय के साथ या किसी स्पेस या प्लेस के जगह पे वो बदलना भी नहीं चाहिए, और वेल डिफाइन होना चाहिए। ऐसे हम 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैं 4 पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, ठीक। पहला पॉइंट ये लिख लीजिएगा, दे मस्ट बी वेल डिफाइन। वो वेल डिफाइन होना चाहिए यूनिट, जो आप यूनिट कंसीडर करो क्या होना चाहिए बेटा, वेल डिफाइन। अगला आप ये लिख सकते हो, दे शुड बी इजीली, क्या चीज, अवेलेबल। ओके,
अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। सेकेंड पॉइंट ये लिखा, दे शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। वो अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए, और उसे रिप्रोड्यूस किया भी जा सकता हो, ऐसा यूनिट हम लोग डिसाइड करेंगे, राइट। अगला हम लोग ये लिख सकते हैं, तीसरी पॉइंट, दे शुड बी इनवेरिएंट विद टाइम एंड स्पेस। क्या लिखा बेटा, दिस शुड बी इनवेरिएंट विद टाइम एंड स्पेस। वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ कुछ मान रहे हैं कुछ और यूनिट होगा, 1 घंटे के बाद कुछ और यूनिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा यूनिट, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है दिस शुड बी इनवेरिएंट विद टाइम एंड स्पेस, ओके। फोर्थ पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा, दे शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। एक ऐसा यूनिट आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि वो सब के द्वारा क्या होना चाहिए बेटा, एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, दे शुड बी इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल, इनवेरिएंट, क्या लिखा बेटा, इनवेरिएंट विद टाइम एंड स्पेस, दे शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। ये चीज आपको याद होना चाहिए गाइस, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे डेराइव्ड यूनिट की, ये नोट कर लीजिएगा सब लोग। दूसरा हम लोग बात करेंगे डेराइव्ड। डेराइव्ड क्वांटिटी हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। देखिएगा, derived a new physical quantity with the help of fundamental quantity। अब ये मैंने लिखा all other quantity express in term of fundamental quantity, यानी कोई भी इन सातों को छोड़ करके कोई भी अदर क्वांटिटी जो एक्सप्रेस किया गया, डिफाइन किया गया विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी मेकिंग या फॉर्मेशन ऑफ न्यू फार्मूला विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें बेटा स्पीड, क्या चीज, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे दिखेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। आप देखा होगा लेंथ, क्या चीज, लेंथ, ओके। एंड टाइम, तो हमें स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ रही है फंडामेंटल क्वांटिटी को, यानी उनकी मदद से हमारा स्पीड डिफाइन हो पा रहा है। तो ये हमारा हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वर्क, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए वर्क को डिफाइन करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ रही है, यानी फोर्स खुद फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो डेराइव्ड क्वांटिटी है। एंड डिस्प्लेसमेंट को हम बात कर सकते हैं कि लेंथ है, क्या है, एक लेंथ ही है, तो यानी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। कोई अदर क्वांटिटी ले लीजिए, जो आप कहिए वो ले लीजिए। जैसे प्रेशर की हम लोग बात करें, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये भी देखिए फोर्स खुद डेराइव्ड क्वांटिटी है, एरिया खुद डेराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ की जरूरत पड़ रही। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं बेटा डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां, यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से, मदद से प्रोड्यूस हो रहा है, उनको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। ओके गाइस, क्लियर हो गया आई थिंक। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, प्रीफिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, राइट, यानी एसआई यूनिट के प्रीफिक्सेस बताता हूं। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, 1-2 दिन में आपको लर्न हो जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया बेटा। मैं यहाँ पे आपको लिखने की कोशिश करूंगा गाइस, ठीक। क्या लिखने जा रहा हूं, प्रीफिक्सेस फॉर एसआई यूनिट, ये हमारा हेडिंग है, प्रीफिक्सेस फॉर एसआई यूनिट। अब देखिए किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए
हमें 10 के पावर की ज़रूरत पड़ती है, यानी 10 के पावर के रूप में एक्सप्रेस करने की नीड पड़ती है। जैसे सपोज करिए प्रकाश की चाल है 3 × 10 के पावर 8 कितना होता है बेटा 3 × 10 के पावर 8, यानी आप इसको लिखोगे 3 इंटू कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना जीरो सपोज करिए आप लिख रहे हो मीटर पर सेकेंड। ये लिखना सही है कि 10 की पावर इसमें लिखना है, तो साइंस भी बोलता है ऐसे ही लिखो 10 की पावर के रूप में आप लिखिए, लिखने की कोशिश करिए। ओके, आइए इसी को बोलते हैं प्रीफिक्स। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेटा पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, यहाँ पे प्रीफिक्स सिंबल की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंबल उम्बल की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। प्रीफिक्स पावर ऑफ 10, 10 की पावर, या मैं 10 ही लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 की पावर 18 है सपोज करिए, या और आगे दो चीज़ सिखा दो 10 के पावर 24, 10 के पावर 21, 10 के पावर 18, 10 के पावर 15, 10 के पावर 12, 10 के पावर 9, 10 के पावर 6, 10 के पावर 3, 10 के पावर 2, 10 के पावर 1 और 10 के पावर -1, इतना समझिए अभी, ठीक। आगे की बात भी मैं समझाता हूँ, इतना बहुत है यार, ये सब यूज भी नहीं होते। अभी नीचे और भी लिखेंगे माइनस वाला जो हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे माइक्रो क्या होता है, पीको क्या होता है, फेम्टो क्या होता है, वो सब भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको कैसे हम लोग याद करेंगे, ये मैं आपको एक पैटर्न बनाता हूँ, ठीक। तो आप पहला क्या लिखोगे बेटा योटा, क्या लिखोगे योटा, इसको क्या बोलते हैं योटा, योटा, और इसको क्या बोलते हैं बेटा जेटा, और इसको क्या बोलते हैं एक्सा, इसको क्या बोलते हैं बेटा पेटा, टेरा, गीगा, इसको क्या लिखेंगे बाबू मेगा, इसको किलो, इसको हेक्टो, इसको डेका, इसको डेसी। आई समझिएगा, अगर 10 की पावर 24 है तो उसको बोला जाता है योटा, क्या बोलेंगे बेटा योटा, ओके, ये वाई है। अगर 10 की पावर 21 है तो जेटा बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा जेटा बोलेंगे, ओके। अगर 10 की पावर 18 है तो एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, ओके। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर 10 की पावर सपोज करिए -2 होता, 10 के पावर -3 होता, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15, 10 के पावर -18, 10 के पावर -21, 10 के पावर -24 सपोज करिए। और भी मैंने निगेटिव में उतना ही लिखा, ये अपना सेंटर पॉइंट हो गया, उसके नीचे भी निगेटिव पॉइंट ले लिया। तो देखो यहाँ पे मैं फिर से आपको बात करता हूँ योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी। तो इसको जो है इसको बोलेंगे सेंटी, क्या बोलेंगे सेंटी, इसको बोलेंगे मिली, इसको हम लोग लिखेंगे माइक्रो, और इसे नैनो, 12 होगा तो पीको लिखा जाता है, और इसको लिख दो फेम्टो, क्या लिखेंगे बेटा फेम्टो, और इसको क्या लिखेंगे देखिए पीको, फेम्टो, अट्टो, क्या लिखते हैं बेटा अट्टो, और इसको जेप्टो, और इसको योक्टो। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई, अभी कुछ नहीं समझ में आया, एक मैंने लिख दिया, आप नोट डाउन कर लिए, देख भी लिया, क्या लिखा देखो फिर से मैं समझाता हूँ। अगर 10 की पावर 14 और 24 मिला है, राइट, तो उसे योटा पढ़ा जाता है, यानी योटा मीटर हो सकता है, योटा केजी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वॉटेवर, ओके। 21 है तो जेटा, 18 है तो एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, ये देखो हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो, जेप्टो, एक्टो। जैसे सपोज करिए कोई लेंथ है बेटा, सपोज करिए 1 नैनोमीटर, नैनो
मीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 के पावर -9 और बगल में क्या लिख दिया बेटा, मीटर, यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -9 मीटर। तो देखो अगर ये टर्म आपको याद है कि सर नैनो इज इक्वल टू होता है 10 के पावर -9, तो उसके प्लेस पे आपने क्या लिख दिया, -9 लिख दिया, राइट। जैसे सपोज करो आप पढ़े होंगे कि फर्मी मीटर क्या होता है, 1 फर्मी मीटर। तो 1 फर्मी मतलब फेम्टो, यहाँ पे फर्मी मतलब क्या हो गया बेटा, फेम्टो। तो इसको लिखेंगे 10 के पावर -15 मीटर। कितना लिखेंगे बेटा, 15 मीटर। ओके, तो ये चीज़ हमें याद होना चाहिए बेसिकली। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ जो बेसिकली मैक्सिमम यूज होते हैं उनको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, जो हमारी ज़्यादा ज़रूरतें पड़ती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या ज़रूरत पड़ती है बेटा, एक तो गीगा बहुत ज़रूरत पड़ती है, मेगा भी पड़ती है, किलो भी पड़ता है, हेक्टो पड़ती है, डेका पड़ती है, डेसी पड़ती है, सेंटी पड़ती है, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ये सब ज़्यादा ज़रूरतें पड़ती है। तो इनको बेसिकली आप ज़रूर रखिएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही मैं आपको सिखाता हूँ। कल के लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ डायमेंशनल एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, डायमेंशनल एनालिसिस। तो कल के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा डायमेंशनल एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं एक नए पैटर्न से हर एक टॉपिक की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए गाइस, तो अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करिए, उनको भी पढ़ने का, समझने का, ऐसे टॉपिक को मौका मिलेगा गाइस। मैं हर एक पॉइंट आपको डीप एंड डिटेल में सिखाने की कोशिश करूंगा गाइस। क्वेश्चन के साथ भी मिलूंगा, एससी वर्मा के भी क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी के भी एंड अदर बुक के भी क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूंगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।